नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन और आप सभी का विक्ट्री मेंटरशिप यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और यूपीएससी के साथ साथ अन्य वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जो है शेयर करें और साथ ही साथ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन आप मेरे बारे में देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जो कि इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जैव विविधता और बायोडाइवर्सिटी का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जैव विविधता क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैव विविधता क्या होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई और जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। यानी कि विभिन्न विभिन्न जीवों की बहुत सारी संख्या जो कि किसी एक भौगोलिक वातावरण के साथ पाया जाए। जैसे कि आप पृथ्वी को देखते हैं कि एक पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव जंतु, मानव, है ना, प्रजातियां, वनस्पति, ये सभी चीजें पाई जाती है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैवों का विभिन्न रूप देखने को मिलता है। जैवों का जो विभिन्न रूप यहाँ पे देखने को मिलता है वही आपका जैव विविधता कहलाता है। यानी कि विभिन्न विभिन्न जीवों की बहुलता से है जो कि किसी भौगोलिक वातावरण पर एक साथ पाया जाता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं पृथ्वी, पृथ्वी पर जीव जंतु वनस्पति सभी चीज पाए जाते हैं और इसमें वनस्पतु, है ना, वनस्पतियां और जीव जंतु दोनों आते हैं, दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अनुसार जो है जैव विविधता, जो जैव विविधता के समस्त जो स्रोत हैं, जिसमें अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय और सागरीय और अन्य जो जल जीव, परिस्थिति तंत्र को भी जो है जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी जो इकोलॉजिकल समूह है उनको इसके पार्ट्स बनाए की बात, है ना, पार्ट्स बनाने के लिए जो है बात कही गई है। ठीक है, इन सभी विविधताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो 1985 में वाल्टर जी रोजिन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये शब्द भी एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बीच बीच में एक एक शब्द को भी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और क्वेश्चंस भी बीच में डालूंगा जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और कुछ देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपके सामने लेकर के आया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। क्वेश्चन मैंने इसलिए यहां पे रखा क्योंकि आपके दिमाग में खट से आए कि कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिएगा कौन, सी जे वेरो, ठीक है, डी कास्त्री और वॉल्टर जी रोसेन और डी आर बैट्रिस। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए जल्दी से। ठीक है, आप सभी को पता है कि सी आंसर सही होगा, वाल्टर जी रोसेंस इसका आंसर जो है सही होगा, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें भी मैंने आपको बताया है कि जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में भी जानते थे, लेकिन सबसे पहले जो रैंडम एफ डॉसमैन थे, इन्होंने 1986 में जो पुस्तक इनकी आई थी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, उसमें जो है इन्होंने नाम को चेंज कर दिया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में जो नाम पहले रखा गया था उसका नाम यहाँ पे जो है अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में इसका नाम चेंज करके यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जो है इन्होंने बायोडाइवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया था। उनका नाम क्या था, डब्ल्यू जी रोसेंस इनका नाम था, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था।
तो ध्यान में आपको रखना होगा और ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में जाना जाता है और हर एक वनडे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि ठीक है कि इसमें जो है प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा, यानी कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा यानी कि IUCN ने 2004 के अनुसार जो है वर्तमान में खोजी गई वनस्पति एवं जंतु प्रजातियों की कुल संख्या जो है 1.5 मिलियन से अधिक है। 2004 में प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संघ ने एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें बताया गया था कि जो खोजी गई वनस्पति है, जंतु प्रजातियां हैं, ठीक है, कुल संख्या इनकी जो है 1.5 मिलियन से अधिक है और इसमें खोजी गई सभी प्रजातियों में 70% से अधिक जंतु को माना गया है ना। इसमें रिपोर्ट जो है सबसे ज्यादा जंतु का रिपोर्ट शामिल था। ठीक है, इसमें और किस किस को शामिल किया गया था, तो वनस्पतियों की कुल संख्या में अगर हम 22% की बात करें तो इसमें जो है कवक है आपका, शैवाल है ना, ब्रोफाइट्स, और इसमें जो है आपका एंजियोस्पर्म सहित लगभग 20% से ये ज्यादा नहीं है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक शब्द का प्रयोग और आप देख सकते हैं, है ना, आपका जो है टैक्सोनॉमिक समूह। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये जो ग्रुप है ये किस लिए जाना जाता है, इस ग्रुप का क्या मतलब है, तो इसमें जो है इस ग्रुप के अंदर जो है कीटों की प्रजातियां जो कि जंतुओं में सबसे अधिक इसमें समृद्ध रूप से पाया जाता है और लगभग ये 70% से अधिक देखने को मिलता है। इसमें पृथ्वी पर सर्वाधिक जो जैव विविधता है अमेजन के वर्षा वन में पाई जाती है। इसको भी ध्यान में रखना है कि जैव विविधता सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है अमेजन में देखने मिलता है, अमेजन में देखने को मिलता है, जो कि वर्षा वन के रूप में भी जाना जाता है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और इस डायग्राम को भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस डायग्राम में स्पेस, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम, ये सारी बातों को इसमें जो है बताया गया है, जो कि आपको पूछ लिया जाता है कि आपके टैक्सोनॉमिक समूह में कौन कौन से है ना प्रजातियों को शामिल किया जाता है, किन किन बातों को जो है इंक्लूड किया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बातों को और ध्यान में रखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे कि जैव विविधता का कैसे हम मेजरमेंट कर पाएंगे, मापन कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। तो जैव विविधता की जो मेजरमेंट करने का तरीका है क्या हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जैव विविधता के जो मापन की जो अर्थ है उसमें प्रजातियों की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से है। प्रजातियों की संख्या कितनी है, कितना उनकी संख्या बढ़ा है, कितनी उनकी संख्या घटी है, ठीक है, मेजरमेंट, इसको हम मापक के रूप में कह सकते हैं। और प्रजातियों के क्षेत्र में जो है विशेष में जो प्राचुरता देखने को मिलता है, जिसमें आकलन और प्रजातियों में समता का आकलन जैव विविधता का जो है मापन का एक अनिवार्य अंग देखा जाता है। ठीक है, इसमें हम प्राचुरता के रूप में और भी बातों को शामिल कर सकते हैं, जिसमें प्रजातियों की सापेक्ष विविधता, यानी कि प्रजातियों के भीतर को मापन, कितने प्रजाति कितने संख्या में अभी उपलब्ध है, कितने प्रजाति विलुप्त हो चुके हैं, ये सारी बातें हमें जो है ध्यान में रखना होगा। इन बातों को भी हमें जानना जरूरी है। साथ ही साथ पारितंत्र में प्रजाति, ठीक है, इसमें आपको समानता दिखती है नहीं दिखती है, और किस पर्यावरण में प्रत्येक प्रजातियों की संख्या में कितनी समानता है, किस इन्वायरमेंट में प्रजातियों की कितनी संख्या है, इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और गणितीय रूप में जो है हम इसको विविध सूचकांक भी कहते हैं। गणितीय रूप में इसको जो है हम विविधता सूचकांक के रूप में भी जानते हैं, जिसके माध्यम से समुदाय की संख्या में समानता की गणना की जाती है, समुदाय की संख्या में समानता की गणना की जाती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ इसमें मान लीजिए कि अगर किसी समुदाय में, अगर कोई कम्युनिटी है, किसी समुदाय में 40 लोमड़ी हैं, ठीक है, और 1000 कुत्ते हैं, तो वहां एक समानता, एक रूपता नहीं है। जैसे कि आप लोग, है ना, महिला और पुरुष का,
या हम कहें लड़का या लड़की में जो भेदभाव है या इक्वलिटी नहीं है, तो इक्वलिटी होना जरूरी है ना, इक्वलिटी होना जरूरी है। वैसे ही जीव जंतुओं का भी होता है, वैसे ही जीव जंतुओं का होता है ना, स्पीसी, ठीक है, वैसे ही जीव जंतुओं का होता है जिसमें सभी लोगों का समान होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको लोमड़ी का बताया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया 40 लोमड़ी और 1000 कुत्ते बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इक्वल होना जरूरी है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ बातों को हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है, जिसमें प्रजातीय समानता की बात हम कुछ करते हैं, जिसमें प्रजातीय समानता के बारे में कुछ बात करते हैं। यानी कि प्रजातीय समानता यानी कि किसी एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों की संख्या, यानी कि प्रजातीय समानता क्या है कि किसी पर्यावरण में, किसी एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या, टोटल कितनी संख्या है, यानी कि पारितंत्र के किसी समुदाय, परिदृश्य अथवा प्रदेश में उपस्थित विभिन्न प्रजातियां, कुत्ता, लोमड़ी, वनस्पति, जीव जंतु, इन सभी की संख्या जो है प्रजातीय प्रचुरता कहलाएगी। विभिन्न संख्या को हम सभी को जो है प्रजातीय प्रचुरता कहते हैं, यानी कि ये मात्र प्रजातियों की संख्या को दर्शाती है। ये जो है प्रजाति कितनी है उसकी संख्या को इंडिकेट करती है। इस बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जिसमें कितने प्रजाति बढ़ी हैं, कितने प्रजाति घटी हैं, किसका योगदान है, किसका योगदान नहीं है, ठीक है। और इसको मापने का तरीका जो जैव विविधता है ना, मापने का जो तरीका है हम उसको 3 विधियों के आधार पर माप सकते हैं। वो 3 विधि कौन कौन सी है, उन विधियों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैव विविधता है ना, जैव विविधता का मापन का 3 विधि कौन कौन सी हैं, तो एक आपका जो है अल्फा विधि, ठीक है, और सेकंड विधि आपका बीटा विधि, और तीसरा जो है गामा। इन तीनों को एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन तीनों से अंतिम वर्ष उत्तर प्रदेश 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि अल्फा विविध है ना, अल्फा विविधता जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और ये आपको मैचिंग में पूछा भी गया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि अल्फा अल्फा विविधता क्या है, यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र अथवा पारितंत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता और उस पारितंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या, उस पारितंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या को इंडिकेट करती है, दर्शाती है जो प्रजाति आनुवांशिक आधार पर उन्हीं में पाई जाने वाली समरूपता का भी आकलन करती है, उसी समुदाय में पाई जाती है, ना कि अलग पाई जाती है, उसी समुदाय में पाई जाती है, ना कि अलग पाई जाती है। साथ ही साथ एक तो आपको मैंने बता दिया अल्फा विविधता, सेकंड हम बात करते हैं बीटा विविधता, यानी कि पारितंत्र के माध्यम से जैव विविधता की तुलना, यानी कि बीटा विविधता क्या है कि पारितंत्रों के मध्य जैव विविधता की हमें तुलना करनी है और पारितंत्रों की प्रजातियों की मात्रा में परिवर्तन की गणना करनी है। क्या स्ट्रेंथ अप एंड डाउन हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, कितना बढ़ा कितना घटा, इक्वल है या नहीं है, इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसके अंतर्गत समुदाय की विशिष्ट प्रजातियों की तुलना करके हम देखते हैं और समुदाय से प्रजातियों का कितना प्लान हुआ है या नहीं है, इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। फिर हम बात करते हैं तीसरा गामा, यानी कि किसी प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में उपस्थित विविधता का मापन हम गामा विविधता कहलाता है। और गामा विविधता क्या है कि जो गामा में अल्फा को, इसमें जो है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दोनों को जो विविधता है दोनों को इंक्लूड करना है और दोनों को इंक्लूड करके अल्फा मल्टीप्लाई है ना आपका बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो इधर आपका आएगा वो आपका गामा कहलाएगा, वो आपका जो है ना, वो आपका जो है गामा कहलाएगा, वो आपका जो है गामा कहलाएगा। यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता बताता है ना, भौगोलिक क्षेत्र में जो है, ठीक है, टोटल प्रजातियों की कितने
हैं उन सभी की संख्या यहाँ पे बताई जाती है। ठीक है, इसको हम एक आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कि कैसे। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका जो है बीटा विविधता। ठीक है, बीटा विविधता आपका है। ठीक है, बीटा विविधता है, इसको आप डायग्राम के माध्यम से समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, ये बीटा विविधता है आपका। ठीक है, और ये है आपका अल्फा विविधता। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि कुछ की संख्या अल्फा में, ठीक है, पेड़ पौधे ये सारी चीजों को ले लिया, और कुछ घास वगैरह है। जब हम इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनकी संख्या जाहिर सी बात है अधिक होगी, फिर जो कि ये गामा विविधता में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि ये गामा विविधता में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन सारी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जैव विविधता के क्या स्तर हो सकते हैं। जैव विविधता के क्या स्तर हो सकते हैं, अनुवांशिक होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जिसमें हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में भी और प्रजातीय विविधता के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सारे जो चैप्टर है एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है कि किसी प्रजाति, है ना, किसी प्रजाति और जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य, इसमें जो है डीएनए के पदार्थ में, ठीक है, प्रजाति जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के डीएनए के पदार्थ में यहां पे आनुवांशिक विविधता कहलाता है। जाहिर सी बात है कि, है ना, आपके मम्मी पापा का, है ना, और आपके दादा दादी का, आपके अंदर कुछ ना कुछ गुण देखने को मिलता होगा। जैसे कि कहते भी हैं घर में कि, है ना, तुम बिल्कुल दादी की तरह दिखते हो, मतलब आपके पापा के मम्मी की तरह। इसके पीछे क्या है, डीएनए, यानी कि कुछ गुण आपके अंदर भी है। लगभग ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है ना, लगभग ये 7 पीढ़ियों को एक साथ लेकर के चलता रहता है। तो इसके इसीलिए जो है पीढ़ी का गुण, यानी कि डीएनए, कहते हैं ना कोई भी ये बच्चा इसका नहीं हो सकता है तो डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। इसके पीछे ये कारण है कि उसके पूरा जो अ, जो उसका बैकग्राउंड है ना, बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है, वो उसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, फिर आनुवांशिक विविधता का यहाँ पे अर्थ हो सकता है जातियों में जीनों की विभिन्नता से। ठीक है, जातियों में जीनों की विभिन्नता से हो सकता है, और इसमें प्रजातियों को पर्यावरण में आने वाले बदलाव को स्वीकार करने में, यानी कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजमेंट आएगा, इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में क्या क्या चेंजमेंट आएगा, इन बातों को भी इसमें शामिल किया जाता है, और इससे काफी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। जैसे कि यहाँ पे तितलियां, गुलाब के फूल, तोते, मूंग, ठीक है, फूल, कोरल की बहुत अधिक संख्या हुआ करती थी, है ना, बहुत सारी संख्या हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ साथ, बचपन में आपको याद होगा कि तितलियां वगैरह, है ना, पकड़ पकड़ के उड़ा, है ना, सर्दियों में उड़ा करता था, मौसम अनुकूल हुआ करता था, सुहाना मौसम में तितली देखा करते थे, मन खुशी से, चंचलता हमारे अंदर होती थी, उसको हम पकड़े। लेकिन आज वो तितलियां हमें देखने को भी नहीं मिलती है, आज वो तितलियां हमें देखने को भी नहीं मिलती है ना। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि इतना प्रदूषण फैल चुका है, बढ़ चुका है कि समस्या ही समस्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रजातीय विविधता में, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को दर्शाता है। पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं वो सारी चीजों को यहाँ पे दिखाता है, और जातीय स्तर पर दिखाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले उभयचर प्रजातियों में विविधता, यानी कि पूर्वी घाट की कुल तुलना में अधिक रूप से यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब आप सभी को पता ही है कि जैव विविधता का नुकसान होने के पीछे क्या कारण हो सकता है ना। कारण क्या हो सकता है कि हम लोगों ने क्या किया है, जीव जंतुओं के घर हम लोगों ने खराब, उजाड़ दिया है। जंगल, बगान, बगीचा सब हम लोगों ने
काट पीट के एक कर दिया है। जो तालाब हुआ करता था, जो नदी हुआ करता था, नहर हुआ करता था, वो सारी चीजें तो हम लोगों ने बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। क्या हम सभी के मन के अंदर है लालच, है ना बाबू लोग? हम सभी लोगों के अंदर है, मन के अंदर लालच और स्वार्थ। हमारा काम हो रहा है, मतलब सब काम ठीक है, यानी कि अपने स्वार्थ के चलते हम सभी ने जड़ जंगल जमीन नदी तालाब सभी चीजों को हम लोगों ने उखाड़ फेंका है, बर्बाद कर दिया है। और इस स्वार्थ के चलते हमारा पृथ्वी एक दिन ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सिंधु सभ्यता, ये सारी चीजें कभी ना कभी वो भी ठीक जैसे हम लोग रहते हैं वैसे भी, है ना, वैसे ही वो लोग रहा करते होंगे। और आज हम उसका इतिहास पढ़ते हैं, और आने वाले टाइम में, है ना, हमारा भी कोई इतिहास पढ़ा करेगा। तो आप सोच रहे होंगे तब तो मैं ऐसे ऐसे कांड करके जाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कांड करने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी को आप ही बचा सकते हैं, है ना, पृथ्वी को आप ही बचा सकते हैं जागरूकता के माध्यम से। और ये सारे काम आप अकेले कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और जैव विविधता हर्ष के कारण क्या हो सकते हैं, नुकसान के कारण क्या हो सकते हैं? तो कभी पेड़ पौधा हुआ करता था जिसमें, है ना, हम लोग झूला लगाया करते थे, लेकिन आज वो पेड़ पौधा बिल्कुल रहा नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी ने, आपके पिताजी ने, सभी के परिवार वालों ने अपने इच्छा को पूर्ति करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए कट कर दिया। आवास का विनाश एवं विखंडन, है ना, बिल्कुल आवास को काट पीट के बराबर कर दिया। अब जो जंगल वगैरह हुआ करता था, अब उनकी जो प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, वो कहां जाएंगे? आपके घर में जाएंगे, है ना। आप लोग डेली न्यूज समाचार सुनते होंगे कि सर है ना, किसी के घर में चीता घुस गया, किसी के घर में बाघ घुस गया। तो ये सारी चीजें कारण हो रही हैं, और यहाँ पे अत्यधिक दोहन हो रहा है, ठीक है, अत्यधिक यहाँ पे दोहन हो रहा है। दिन प्रतिदिन हम लगातार कटाई करते जा रहे हैं, खेती करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, कंपनी लगाने के लिए, ये सारी चीजें, ठीक है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो रहा है, बदलाव आ रहा है ना, प्रजातियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते हैं, रखते हैं, रखने का प्रयास करते हैं, ये सारी चीजें हैं। और फिर हम हस्तांतरित कृषि, एक खेती को छोड़, एक खेती में फसल लगा करके छोड़ देते हैं, दूसरे खेती की ओर बढ़ते जाते हैं, पेड़ पौधों को काटते जाते हैं। ये सारे रीजन से आखिरकार हम लोग सब लोग कब मुक्त होंगे, कब फ्री होंगे, है ना, कब फ्री होंगे? तो इसको भी हमें समझने की जरूरत है। आगे चलते हैं। जैव जैव विविधता का नुकसान कैसे हुआ, क्या कारण है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। और जैव विविधता का उपयोग क्या है, इस डायग्राम के माध्यम से समझिएगा। जैव विविधता का उपयोग क्या है, इस डायग्राम के माध्यम से समझिएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो जैव विविधता के उपयोग को समझिएगा, यानी कि सबसे पहले आपका प्राकृतिक संतुलन करता है। जैव विविधता का उपयोग की बात करें तो आपको जो है प्राकृतिक संतुलन करता है। फर्स्ट प्रॉफिट, उपयोग, ठीक। पारितंत्र सेवाएं, पारितंत्र सेवाएं में आपका क्या करता है? अपशिष्ट का पुनः चक्रण। जो चीज अपशिष्ट हो चुकी है ना, समाप्त हो चुकी है, कीड़े मकोड़े, है ना, गिद्ध, आप देखते होंगे ना, गिद्ध पूरी पृथ्वी पर से बिल्कुल ही समाप्त हो गया है ना, वो ब्रूफेन की गोलियां खा खा करे, ठीक है। फिर आपका जो है जल का संरक्षण, हम मृदा का निर्माण करते हैं मृदा अपर्दान की रोकथाम के लिए, ठीक है। पोषण चक्र, है ना, शाही परागण और जलवायु नियंत्रण। अगर आपका जैव विविधता का उपयोग, इतने सारे उपयोग हैं, प्राकृतिक संतुलन करेगा, अपशिष्ट का पुनः चक्रण करेगा, जल संरक्षण करेगा, मृदा निर्माण करेगा, मृदा अपर्दान की रोकथाम करेगा, पोषण चक्रण करेगा और जलवायु नियंत्रण करेगा। किसके द्वारा? वन
यानी कि जंगल और सागरों के द्वारा, जंगल और सागरों के द्वारा, नदियों के द्वारा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और साथ ही साथ इसमें हमें भोजन और उन्नत किस्म के स्रोत भी मिलते हैं, भोजन और उन्नत किस्म के स्रोत भी हमें मिलते हैं, जिसमें नई फसल है और उन्नत किस्म के फसल हमें देखने को मिलता है। हमें इससे क्या है, जैव विविधता से हमें सांस्कृतिक लाभ भी प्राप्त होता है, धार्मिक विश्वास, राष्ट्रीय गौरव, है ना, जो जनजाति लोग हैं, जो जंगल से संबंध स्थापित करते हैं, जंगल में कभी रहा करते थे, उनका गौरव भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ से हमें मेडिकल के और कुछ मेडिसिन के भी पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, टेक्सटाइल है, मॉर्फिन है, कोकेन है, और आपका जो है बोटोनो केमिकल्स, ये सारी चीजें मेडिसिन के पार्ट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और कुछ नेचुरल ब्यूटी पाने के लिए, नेचुरल ब्यूटी पाने के लिए जो गोरे गोरे जो फेस है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो फेस है आप लोगों का, उसके लिए कुछ यहाँ से सौंदर्य का लाभ भी यहाँ पे मिलेगा, है ना। यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे पर्यटन है, टूरिज्म है, पालतू जानवर यहाँ पे, और यहाँ पे सजित रचनाएं भी देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर किसी कारण से तितलियों की प्रजातियां की संख्याओं में भारी गिरावट आती है, तो पौधों के परागण पर प्रतिकूल जो है प्रभाव पड़ सकता है। आपका येलो येलो कलर का जो है ततैया आता था, मकड़ी थी, और पक्षियों के कुछ प्रजातियों की आबादी में भारी गिरावट आ सकता है इन्वायरमेंट चेंज होते ही, है ना। इन्वायरमेंट चेंज होते ही ऐसी इन सारी समस्याओं को जो है हम और आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ हम दोनों के बीच में अंतर भी देखते हैं कि वनस्पति और जूलॉजिकल पार्क में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, अक्सर ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि, है ना, बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखिएगा, एक एक बातों को समझिएगा। बॉटनिकल मतलब वनस्पति, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधों से संबंध रखता हो, पेड़ पौधों से संबंध रखता हो, जड़ी बूटी है, जंगल है, झाड़ी है ना, लता है, ये सारी चीजें जो है आप वनस्पति के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये सभी चीज जो है आप वनस्पति के रूप में जानते हैं। ठीक है, और जिसमें पौधों की संकटग्रस्त प्रजातियां, जीवित वृक्ष हो गया, संरक्षण हो गया, झाड़ियां हो गई, जड़ी बूटी, लता, ये सारी चीज इसमें शामिल होते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर वर्ल्ड के अन्य पौधों को भी शामिल किया जाता है, जो कि एक आर्टिफिशियल तौर पर देखने को मिलता है, एक आर्टिफिशियल तौर पर देखने को मिलता है, और रिसर्च के साथ में इन सारी चीजों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसको हम जो है वनस्पति उद्यान, और इसको जो है हम बॉटनिकल गार्डन के रूप में भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो है मेडिसिन प्रजातियां भी देखने को मिलता है, रिसर्च देखने को मिलता है, और यहाँ पे पदबों की प्रजातियों को हम शामिल करने वाले, है ना, इन सभी चीजों को संग्रहित करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो है उन्नति के लिए विदेशी प्रजातियों से जो है निर्दिष्ट किया जाता है, जिसमें उन्नत प्रजातियों के संकरण कराया जाता है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होते हैं। ये आपका जो है बॉटनिकल गार्डन के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर हम रिसर्च करते हैं, पेड़ पौधे, मेडिसन, इन सारे बातों को इसमें आपको ध्यान में रखना होगा। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया बॉटनी, है ना, बॉटनिकल गार्डन के बारे में, वैसे ही आपको याद होगा जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, इसको हम जंतु उद्यान भी कहते हैं, लेकिन जूलॉजिकल पार्क में आप सभी को पता है जंतु से संबंध रखते हैं, है ना, मुख्य रूप से जो है जंतु से संबंध रखते हैं, जिसमें हम एक एरिया के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर जीव जंतुओं को जो है हम एक तरीके से कैद रखते हैं। आजाद तो हम और आप कहलाए ना जी, हम और आप आजाद हैं, लेकिन किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, बिग बॉस की तरह, है ना, आप लोग बिग बॉस देखते हैं, है ना, उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है 2-4 महीने के लिए। ठीक है, और फिर उनको उसी में खाना पीने की व्यवस्था कर दी जाती है, और सब उसी में लड़ते मरते रहते हैं। कोई इसको इससे लड़ाई करेगा, कोई इससे लड़ाई करेगा, इसको गाली देगा।
वैसे ही जब जीव जंतुओं को जो है एक क्षेत्रफल में जो है एक एरिया में एक कैटेगरी में उसको जो है रख दिया जाता है, उन बेचारे छोटे छोटे जानवरों को, बड़े बड़े जानवरों को, वो जो है आपका एक जूलॉजिकल पार्क के रूप में जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से जीव जंतु शामिल होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने चिड़ियाघर देखा होगा, है ना, सफारी देखी होंगी, ये सारी चीजें। तो मुख्य रूप से जो जंतु जो पार्क्स होते हैं, उसमें आपके स्थिर भी होते हैं और सफारी टाइप्स की भी होती है, जहां पे जानवरों को कैद रखा जाता है और एक जानवर दूसरे जानवर को देखने जाता है। यानी कि जो जानवर कैद है उसको देखने के लिए एक आदमी जाता है ना। कभी हुआ करते थे ना हम लोग भी, है ना, बंदर टाइप के, ठीक है। और इसको इनको रख रखाव करने के लिए और प्रजनन के लिए, चिकित्सा के लिए आदि इन सभी की व्यवस्था भी की जाती है। इनमें जनता के लिए सर्कस, बचाव केंद्र दोनों शामिल हैं। ये दोनों जो है आपका जूलॉजिकल पार्क के रूप में शामिल है। साथ ही साथ इसमें चिड़ियाघर, इसमें जो है केंद्रीय चिड़ियाघर एक्ट के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के रूप में जो है संविदा निकाय है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको 1991 में स्थापित किया गया था, जिसको 1991 में स्थापित किया था। इन बातों को आप भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जंतु उद्यान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इस एक्ट को आप याद रखिएगा। वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 याद रखिएगा, ठीक है। वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 क्या कहता है कि विनियमित तथा राष्ट्रीय जंतु 1992 के द्वारा निर्देशित किया जाता है, ठीक है, शामिल किया जाता है। तो इस बातों को भी इसमें आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी देखते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का संरक्षण की बात करते हैं, कैसे हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। क्योंकि हम लोगों ने सभी जीव जंतुओं को तो लगभग समाप्त कर दिया है, बेचारे शेर, बाघ समाप्त हो चुके हैं, गिद्ध, है ना। जब आप लोग डायनासोर को, है ना, डायनासोर है उसको बचा नहीं पाए, तो फिर बात ही कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जैव विविधता का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कुछ बातों को ध्यान में रखना है। इसके लिए कुछ एक्ट भी आए हैं, उन एक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए यहाँ पे सभी राष्ट्रीय समूह को, सभी जो नेशनल ग्रुप्स हैं उनको उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी के रूप में उसको मानना पड़ेगा कि जो गलती हो रही है, जो जीव जंतु की समाप्ति हो रही है, उसमें अहम रोल है, वो उसमें कुछ भी नियम कानून का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। शेर मारे जा रहे हैं, शिकार हो रहा है ना, एक सींग का, गैंडे का सींग गायब कर लिया जाता है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा, जो वहां का अथॉरिटी का ऑनर होगा, वो जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो सभी राष्ट्र के जो सामूहिक उत्तरदायित्व है उनको संरक्षण के लिए जो है जैव विविधता का जिम्मेदार ठहराया जाएगा, अगर वो सही से काम नहीं करते हैं तो। साथ ही साथ 1992 में रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था, याद होगा, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, कहां पे हुआ था, ठीक है। तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। इसको पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं। और इसमें जैव विविधता, इसमें बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है उचित उपाय को बताया गया था। इसमें स्व स्थान संरक्षण के बारे में बताया गया था और बाह्य स्थानिक के संरक्षण के बारे में बताया गया था। इन दोनों को ध्यान में रखना है और ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्व स्थानीय संरक्षण क्या होता है और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है, ध्यान में रखना है। यानी कि स्व स्थानीय संरक्षण क्या होता है, तो जीव जंतु और जातियों को उनके आवास क्षेत्र में संरक्षण प्राप्त करता है। जीव जंतु, ठीक है, जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके आवास क्षेत्र में संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। और संरक्षण में केवल क्या हो सकता है, असुरक्षित और दुर्लभ जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि सामान्य जीव जंतुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। सभी जीव जंतुओं पर ध्यान दिया जाएगा, सभी जीव जंतुओं पर, ठीक है। पर्टिकुलर कोई एक पर नहीं, ऑल, जितने भी उस एरिया में शामिल रहेंगे। बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या है कि प्राकृतिक आवास में विनाश हो चुका है। मैंने अभी इससे पहले क्या बताया था कि हम लोगों ने जंगल, जमीन,
सभी को समाप्त कर दिया है, काट पीट करके बराबर कर दिया है। ठीक है, इसको ठीक ठाक करने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है ना, जंगल बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो प्राकृतिक आवास में विनाश हो चुका है और जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के स्थानीय और बाह्य स्थान में संरक्षण प्रदान किए जाते हैं। इसको भी आप तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्लास हमारी बस खत्म होने वाली है, 2 मिनट और रुक जाइएगा। ठीक है, भारत में जैव विविधता के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि भारत जो है बहुत ही ज्यादा जैव विविधता वाला एक देश माना जाता है। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रूप में इसमें विश्व के कुल लगभग मतलब 2.4%, लेकिन इसकी वैश्विक जैव विविधता जो है 8.1% के रूप में जानी जाती है। इसमें 7 से 8% प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें 45,000 जो है वनस्पति देखने को मिलती है, और टोटल वर्ल्ड में बात करें तो ये टोटल वर्ल्ड में 7% के रूप में देखने को मिलती है। भारत में 45,000। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पे आपके जो है 91,000 प्रजाति जो कि आपको शामिल है, और वर्ल्ड में इसको देखेंगे तो 6.5 के रूप में देखने को मिलेगा। अगर हम भारत में जो पुष्प है उनके पदवों की बात करें तो 15,000 प्रजातियां हमें देखने को मिलती है, और भारत में पाई जाने वाली विविधता में भौगोलिक विशेषता के रूप में देखेंगे तो इसमें जो है आपके वन आ गया, वेटलैंड आ गया, आपका घास भूमि आ गया, मरुस्थल तटीय आ गया, समुद्री पारितंत्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और भारत, ठीक है, भारत वर्ल्ड के टोटल है ना, अगर पूरे देश की बात करें तो भारत जो है विश्व के 10 जलवायु विविधता युक्त देश में शामिल है। ठीक है, और भारत में टोटल 4 हॉट स्पॉट केंद्र भी हैं, उस केंद्र को आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड में कितने, तो वर्ल्ड में 36 जैव विविधता केंद्र है, वर्ल्ड में 36 हॉट स्पॉट है, और भारत में 4। उन 4 का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उन 4 के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार तो उसको मैप के माध्यम से भी पूछ लिया जाता है। तो पहला आपका क्या है, हिमालय, और दूसरा जो है पश्चिमी घाट, और तीसरा जो है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और चौथा जो है निकोबार द्वीप समूह। ये 4 हॉट स्पॉट हैं जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और वर्ल्ड में 17 आपका जो है मेगा डायवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, और ठीक है, मेगा डायवर्सिटी के रूप में, और भारत को भी जो है इसमें सम्मिलित किया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को मैंने एक मैप के माध्यम से भी बता दिया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हिमाचल, ठीक है, हिमालय आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो पूरा आपका वेस्टर्न घाट्स है, ये यहाँ पे आपको जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाया जाता है। और अंडमान निकोबार में आपको आइसलैंड पे यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्यारे प्यारे बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें पूरे आपका वर्ल्ड में जो 36 आपके हॉट स्पॉट हैं, उसको आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, जब मैं ग्रुप में आपको पीडीएफ सेंड करूंगा तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा उसको। ठीक है, लेकिन भारत के चारों हॉट स्पॉट आपको जो है मालूम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बाकी जो है हम कल की क्लास में करते हैं। ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स है कल की क्लास में करते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इस चैनल को, है ना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें और शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आपके कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है उसका आंसर दिया जाएगा, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से आराम से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।